प्रश्न नंबर 4 बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बहुत आसान प्रश्न है। हम इसको ध्यान से समझेंगे और ये लिखा है, जो लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखा है HCF। प्रश्न 4 यहाँ पे लिखा है HCF और ब्रैकेट में लिखा है 306 और 657 बराबर 9। इसका मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये दो संख्याएं, कि दो संख्याओं का HCF 9 है, इसका अर्थ है। और हमें क्या करना है, इन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है। मतलब हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं, ये और HCF दे रखा है और LCM हमें निकालना है। तो अभी हमने सीखा है कि HCF अगर दो संख्याओं का दिया हो तो उसकी मदद से LCM कैसे निकालते हैं। हमें LCM अलग से नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है। हमने एक सूत्र सत्यापित किया था और वो सूत्र क्या था, LCM निकालना है। मैं आपको याद दिलाऊं, रिमाइंड करवाऊं। तो LCM बराबर क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। एक सूत्र आपको मैं पढ़ा चुका हूं और वो सूत्र था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो उसमें हम LCM निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, HCF नीचे चले जाएगा और सूत्र बन जाएगा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। हम इसको भी याद कर सकते हैं, अगर LCM निकालना है तो HCF यहाँ, और अगर HCF निकालना है तो LCM यहाँ हम रखेंगे। अब हम इसमें मान रखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM दो संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या है, 306 गुणा 657, इन दोनों का गुणा बटे HCF क्या है, दोनों संख्याओं, ये बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये उत्तर आ जाएगा। ये डायरेक्ट उत्तर है, हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये अक्सर या तो 2 नंबर में कभी कभार आता है और इस बार 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। तो बहुत आसान है, 2-3 लाइन का प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करें आगे। तो या तो इसका गुणा कर दो या 9 से, अगर ये विभाज्य होता है तो 9 का भाग दे दो। तो 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मैं इसमें देता हूँ 9 का भाग। 9 का भाग ये जा रहा है 9 7 63 और 9 3 27, तो ये हो रहा है 306 गुणा 73। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा आएगा, रफली कर लेंगे, 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, 11 8 2 3 3 2 2, ये आएगा 2 2 3 3 8। ये इसका उत्तर हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उससे हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से हमें समझना है, पढ़ना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या मतलब जो गिनती के 1 2 3 4 1 से शुरू है और अनंत तक की, ये प्राकृत संख्या है, ठीक। तो क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये प्रश्न थोड़ा सा हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर से मैं आपको पढ़ रहा हूं। हमें जांच करनी है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n, कोई प्राकृत संख्या n है, वो 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, कोई भी ये संख्या है, मतलब भिन्नात्मक नहीं होगी, दशमलव वाली नहीं होगी, जितनी भी गिनती के अंक हैं 1 से लेकर, ठीक है ना। संख्या 6 अंक, 6 की घात n, ये कह रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न समझो कि कोई संख्या है, ये 6 की घात n है, जहां n क्या है, प्राकृत। ये n क्या है, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है n की जगह पे। और ये प्रश्न में ये पूछ रहे हैं क्या इसका मान 0
इसका मान जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी उसकी इकाई अंक पे जीरो पे समाप्त होती है, वो जीरो वाली संख्या है। ठीक, तो प्रश्न को हमें अच्छी तरह समझना है। जैसे उदाहरण में एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं 6 की घात 1 कर रहा हूं तो क्या आएगा 6, 6 की घात 2 करूंगा तो क्या आएगा 36, 6 की घात 3 करूंगा तो क्या आएगा 216। तो इसके इकाई अंक पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 6 पे समाप्त होगी। और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या वो 0 पे समाप्त होगी? हमें तर्क द्वारा बताना है, हमें ऐसे नहीं बताना है, तर्क द्वारा बताना है कि क्या ये 0 पे समाप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जो भी संख्या 0 पे समाप्त होती है। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। 0 पे समाप्त वाली कोई भी संख्या बता दो, 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और डैश 100 है, और बहुत सारी संख्याएं जो 0 पे समाप्त होती है। ठीक, हमें पता करना है, जब 0 पे समाप्त होती है इनके गुणनखंड करो, 2 गुणा 5, इसके भी गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक, इसके भी गुणनखंड करो, और 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 6 गुणा 5। आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी संख्या में जो भी 0 वाली संख्याएं हैं उनके गुणनखंड में 5 निश्चित आएगा, 5 आएगा। 2 तो है लेकिन 2 के साथ 5 होना बहुत जरूरी है, यानी कि जितनी भी संख्याएं हमारे पास जो 0 पे समाप्त होती है उनके गुणनखंडन में 5 जरूर आता है। ठीक, वो 5 से विभाज्य होती है, इसका अर्थ हुआ वो 5 से विभाज्य होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 की घात n संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, तभी समाप्त होगी यदि यह संख्या 5 से विभाज्य, यदि यह संख्या 5 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब 5 का पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। अगर 0 पे वो समाप्त होगी तो 5 का भाग जरूर जाएगा, 5 से विभाज्य हो, ये शर्त है। कोई भी संख्या उस चाहे कितनी भी घात है, अगर उसका उत्तर 0 पे समाप्त हो रहा है, यानी कि ऐसी संख्या आ रही जिसकी इकाई अंक पे 0 है, तो निश्चित है वो 5 से विभाज्य होगी। अभी मैंने उदाहरण द्वारा आपको दिखा दिया है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे 10 है, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, 20 में भी 5 का जाएगा, 30 में भी 5 का जाएगा, 40 में भी 5 का भाग जाएगा, निश्चित है। अब हमें पता करना है क्या 6 की घात n में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो निश्चित है ये 0 पे समाप्त होगी, और अगर नहीं जाएगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, देखो 6 की पावर n है, 6 के गुणनखंड कर लेते हैं अभाज्य। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 3, ठीक हो गए। लेकिन घात n है, अब यहाँ पे 6 की जगह पे 2 संख्याएं आएगी, तो n घात कैसे लगाएंगे, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा और बाहर से लिखना पड़ेगा n। तो इसके गुणनखंडन में जब हमने किया तो 2 गुणा 3 आया और घात n आया। अब देखिए 6 के गुणनखंडन में पहले मैं समझा लेता हूँ। 6 के गुणनखंडन में 2 आ रहा या 3 आ रहा, यानी कि 6 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। इसका अर्थ ये होता है, मतलब किसी भी संख्या के जो गुणनखंडन होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उनका भाग इसमें निश्चित तौर पे जाएगा। अगर हम देखें 2 का भाग 6 में जाता है, 3 का भाग 6 में जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि 6 के गुणनखंडन में जो संख्याएं हैं 2 और 3 उनका भाग जाएगा। लेकिन क्या 5 है? नहीं है। इसका मतलब 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, किसमें? 6 की घात n। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 की घात n के 6 के गुणनखंडन में सिर्फ 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है। इस अर्थात 6 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य
है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 5 से विभाज्य नहीं है तो निश्चित है 6, इसलिए 6 की घात n संख्या इसलिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न है, हमें ये तर्क द्वारा समझाना है। ठीक है, और ये याद रहे, अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपको बनाऊं, ताकि आप इस प्रश्न को समझें। बहुत छोटा प्रश्न है, इसमें लिखने का वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा भी नहीं लिखते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n, और फिर हम इसको प्रश्न नंबर 6 शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 6 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11, यहाँ पे एक संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, एक संख्या ये दे रखी है, और दूसरी संख्या भी दी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। ये 2 संख्याएं दे रखी है, हमें सिद्ध करना है ये भाज्य संख्याएं क्यों है, हमें जांच करनी है या व्याख्या करनी है। हमें व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, जो भाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। मैंने पहले भी लिखा चुका हूँ आपको, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है ना, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है। मतलब 3 क्यों कहा गया, देखो 1 और 4 का तो भाग इसमें जाएगा। यदि कोई और संख्या है जिसका भाग 4 में जाता है तो समझो 4 भाज्य संख्या है, तो निश्चित है 2 का भाग भी जाता है, इसलिए ये भाज्य। तो कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे 6 में 1 का भी जाता है, 6 का, ये तो जाएगा, लेकिन 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 3 से ज़्यादा संख्याओं का भी ये भी भाज्य है। तो भाज्य संख्या का मतलब हो गया जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग है। हमें पता करना है इस संख्या में, आप देखो ये संख्या गुणनखंड में दी है और प्लस में दी है, मतलब ये एक पूरी संख्या नहीं है। हमें पता करना है पहले ये कौन सी संख्या है, या हमें पता करना है कि इस संख्या के गुणनखंडन क्या है। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए 6 के गुणनखंडन क्या होता है, 2 गुणा 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 में 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, इसलिए 6 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्योंकि 1 और 6 का तो जाएगा, उसके अलावा 2 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा। जैसे 8 है, 8 का गुणनखंडन क्या है, 4 दूनी 8, या अन्य हम 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो 8 में 4 का भी जा रहा, 2 का भी जा रहा, तो ये भाज्य संख्या होगी। तो यही चीज हमें यहाँ पे पता करनी है कि इनके गुणनखंडन में क्या अन्य संख्याएं आ गई हैं, मतलब 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं जिनका भाग इसमें जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे धन है बीच में, ये पूरा गुणा है, इसको गुणा नहीं करेंगे पहले, ये पूरी जब गुणा करेंगे कोई एक संख्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। देखो 13 कॉमन कैसे लेते, कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 13 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, उसको कोष्ठक के बाहर लिख लो, जो बच गया है। देखो 13 का भाग इस संख्या में देंगे, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 गुणा 11, ठीक। अब 13 का भाग इसमें भी देना, बीच में कौन सी संख्या, कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा प्लस, 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 आएगा। इसे कहते हैं कॉमन लेना, ठीक। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, वो मैंने बाहर ले लिया कोष्ठक के बाहर। कोष्ठक के अंदर जो बच गया है, यहाँ 7 और 11 बच गए हैं, और यहाँ +1 बच गया है, ये अंदर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 11 13, ये 7 गुणा 11 77, और धन 1, तो कितना आ जाएगा 13, 77 और 1 78। यहाँ पे कोष्ठक खुल जाएगा जब ये जुड़ जाएगा और गुणा कर जाएगा,
इसका मतलब होता है यहाँ पे कोष्ठक के बाहर अगर कोई चिन्ह हो यहाँ पे तो ये गुणा माना जाता है। तो 13 गुणा 78 किसका मान आया? इस संख्या का मान आ गया 13 गुणा 78। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे 6 था, 6 बराबर क्या आ रहा है 2 गुणा 3। इसका मतलब हुआ 6 में 2 का भाग भी जाएगा 3 का भी जाएगा, बाकी स्वयं का तो जाएगा 1 का भी जाएगा। तो इसमें तो कम से कम 4 संख्याएं जिसका भाग 6 में जा रहा था, ये भाज्य होगा। 2 से ज्यादा होनी चाहिए संख्याएं जिनका भाग जाए। अब यहाँ पे देखो ये भी जो भी संख्या है उसके गुणनखंडन में 13 भी है 78 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में 13 का भी भाग जाएगा और 78 का भी भाग जाएगा। अब बाकी 2 संख्याएं तो हैं, 1 का भाग भी जाएगा इसमें और स्वयं जो भी ये संख्या है उसका भाग जाएगा। इसका मतलब ये इस संख्या के जो गुणनखंडन है 13 और 78, यानी कि इस संख्या में 2 संख्या से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि संख्या के गुणनखंडन में 13 और 78 है, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी, संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी एक कारण बता रहा हूं। ठीक, जैसे मैं फिर से आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैंने ले लिया 13 के गुणनखंडन करेंगे केवल 1 गुणा 13, ये दोनों आए, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब एक स्वयं और एक 13 और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे इसके गुणनखंडन में इसके अलावा 13 और 78 भी आए हैं, तो इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न भी हम ऐसे करेंगे, अगली ये संख्या दी थी इसको भी हम ऐसे करेंगे बराबर। इनमें कॉमन क्या है 5 और 5 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और धन 1। सेम प्रश्न है, तो क्या आ जाएगा 5 और इसका गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा, इसका गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 गुणा 2 2 2 क्या 6 6 चौक 24 और ये 42, 24 गुणा 42 करेंगे, ये आएगा 2 चौक 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9, ये 8 0 9 10 1000, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, कोष्ठक खुलेगा तो गुणा लग जाएगा, क्योंकि कोष्ठक के बाहर कोई भी चिन्ह है तो गुणा माना जाता है, और 1008 और इसमें जोड़ेंगे तो 1009। बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि इस संख्या के गुणनखंडन में क्या है 2 संख्याएं और हैं 5 और 1009। ठीक, तो क्योंकि तो लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है, क्योंकि संख्या के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संख्या के गुणनखंडन में क्या है 5 और 1009 है, अर्थात दी हुई संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं हम कि संख्या के गुणनखंडन में 13 और 18 है 78 है, इसलिए संख्या 13 और 78 से विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 1009 से विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या होगी, संख्या भाज्य संख्या होगी, जो दी हुई संख्या है वो क्या होगी भाज्य संख्या।